अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आई स्टोरीज़ पर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। बड़ी बी की पुरानी आदत है, बर्दाश्त कर लो और कोई चारा नहीं। मैंने डबडब भाई आंखों से उन्हें देखा तो वो तुरहम आमेज अंदाज में मुझे देखकर बाहर चली गई। टेबल साफ करने के बाद मेरी नंद मेरे पास आई। मैं तब भी सर झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। भाभी, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाभी, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गफलत की वजह से हुआ। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। अम्मी को सालन में टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी प्लीज आप रोए मत, उसका इतना कहना और ख्याल कर लेना ही मेरे लिए काफी था। वो प्लेट में ताज़ा गरम सालन लेकर आई, अपने हाथ से लुकमा बनाकर मेरे मुंह में डाला और जैसे मेरा दिल ही जीत लिया। उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। साइम की देखा देखी मैं भी अपनी सास को अम्मी कहने लगी। हालांकि वो मेरी माँ की शख्सियत से जरा मेल नहीं खाती थी। रूठना और नाराज होना उनका मशगला था और मुकाबिल को बिला लिहाज सबके सामने या तन्हाई में बेइज्जत करना उनकी बचपन की आदत। जाहिर है बचपन की आदत में अब इस उम्र में तो तब्दीली नहीं आ सकती। यही वजह थी उनकी बड़ी 4 बहुओं में से एक भी उनके साथ रहने को तैयार ना थी। ले देखे एक साइमी थे जिनको अपनी माँ के बढ़ापे का ख्याल था और लिहाज भी, मगर मेरे दिल में उनकी बातें सुन सुनकर इतना गुबार जमा हो गया कि यक बाद दीगरे अपने घरों की हो जाने वाली नंदें जो मुझे बेइंतहा इज्जत और प्यार देती थी, उनकी दिलजोई भी मेरे दिल में उनके लिए गुंजाइश बनाने में नाकाम रही। मैं दिली और जहनी तौर पर उनसे तो दूर हो गई, मगर साथ ही एक घर में रहना भी मुश्किल होता चला गया। और अब ये हाल था। अम्मी हर वक्त साइम को जोरू का गुलाम और बीवी का पल्लू पकड़कर चलने वाला मर्द गर्दानती थी और मैं साइम से इसलिए नाराज रहती क्योंकि मुझे लगता उन्हें सिर्फ अम्मा की परवाह है, मेरी नहीं। घर के माहौल की इस खींचातानी का असर मेरे मिजाज पर पड़ा तो इसकी तलखी से वो लोग भी महफूज ना रहे जिन्होंने एक वक्त में अम्मी के मिजाज की तुर्शी को सहारने और समझने में मेरी मदद की। जो जेठानी साथ रहती थी वो भी जल्द ही तंग आकर किराए के घर में चली गई। फिर भी खुदा का शुक्र है सभी मामला फहम और तावन करने वाले थे, वरना मेरे अंदर तो मेरी सास ने कुव्वत बर्दाश्त का एक कतरा नहीं छोड़ा था। मैं अम्मी के घर रहने के लिए गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पर अम्मी भाई की शादी की तैयारियां कर रही हैं। साइम आता होगा, मुंह हाथ धो लो, हुलिया दुरुस्त कर लो। उनके नाम के साथ ही सुबह वाली तलखी मेरे मुंह फाड़े मेरे सामने थी। इन्हें मेरे हुलिये से क्या हालत से सरोकार होगा अम्मी? क्यों, खैर तो है? कोई बात हो गई क्या? मैंने बेजारी से नफी में सर हिलाया। क्या बात होगी, वही मामूल की मुसीबतें। अम्मी फीकेपन से मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी। उन्हें भी मेरी सास के मिजाज से खूब आगाही थी। साइम का फोन आया, कब तक आएंगे लेने? तुम्हारा मोबाइल बज रहा था बैग में, बच्चे कह भी रहे थे पापा का होगा, मगर मैंने ही बैग छूने ना दिया। अच्छा मैं देखती हूँ। मैंने फौरन चाय खत्म करके कप साइड टेबल पर रखा और लाउंज में आकर अपना बैग देखा, पर ख्याल आया अम्मी ने सफाई करने के इरादे से जब चीजें समेटी होंगी तो अपनी वार्डरोब में रख दिया होगा। मैं बैग लेकर वापस पलटी तो अम्मी खाली कप उठा रही थी। चीजों को उनकी जगह पर रखना सीखो शब्बी, तुमने बैग भी यूं ही लाकर लापरवाही से रख दिया था। मगर मेरा ध्यान अम्मी की तरफ नहीं, साइम की तरफ से आने वाली 6 मिस कॉल पर था। मैंने जल्दी से नंबर मिलाया। हेलो जी, क्यों? अच्छा ठीक है, क्या हुआ? अम्मी मेरा उतरा हुआ मुंह देखने लगी। जल्दी लेने आएंगे, डिनर भी नहीं करेंगे। सीमी और जैनी आई हुई हैं घर पर, उन्होंने पाए पकाए हैं। मैंने अपनी नंदों का नाम लिया। चलो तो तुम तो खाना खाकर ही जाओगी? मैंने बेदिली से सर हिलाया। चलो भाभी की बरी के लिए जो नए जोड़े लिए हैं वो तो देखो। फिर अम्मी ने मुझे सभी जोड़े और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी दिखाई, लेकिन हर जोड़े के साथ दमकते हुए दीदा जेब जेवरात भी मेरे मसाज को सही नहीं कर सके। घर पर हस्ब तवक्का एक मेला सा लगा हुआ था। किचन में सीमी और जैनी के साथ मेरी बड़ी भतीजी नैना भी थी। दूसरे नंबर की जेठानी भी फैमिली समेत मौजूद थी। आपा जान के मियाँ और बच्चे, सीमी और जैनी के बच्चे और खामद। घर खासा खुला सा था, फिर भी इस वक्त खचाखच भरा हुआ लग रहा था। रास्ते भर साइम की खामोशी बेहद खुली थी। जब उसी वक्त सबको देखकर दिल खुश होने की बजाय मजीद बोझल सा हो गया। आपा, छोटी चची आ गईं। अपनी भतीजी नैना से मेरी अच्छी दोस्ती थी, जब भी वो मुझे देखकर खुश हुई। बाकी तमाम जुमला अहले खाना भी अपने अपने अंदाज में खुशी से मिले, सिवाय मेरी सास के। आ गई भाभी, घर में सब खैरियत है? सीमी और जैनी भी किचन से बाहर आ गई। हाँ, सब ठीक ही होगा माशाल्लाह। चेहरे पर 12 तो यहाँ आने के बाद बजते हैं। उनके लबों से तीर निकला और सीधा मेरे दिल में जा घुसा। मेरे मुस्कुराते लब सिमट गए। मैंने एक उड़ती निगाह लाउंज में मौजूद हजरात पर डाली। जो भी था, घर की खवातीन की बात अलग थी।
वो तो सभी अम्मा के तीर खाती थी, मगर अपने जेठ और नंदों के सामने इस इज्जत अफजाई पर मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। ये बता रहे थे पाइप पकाए हैं आप लोगों ने। जाहिर है जब खातूने खाना को सैर सपाटों से फुर्सत नहीं मिलेगी तो बाहर से ही लोग आकर पकाएंगे। मेरा खून खोल उठा। यही कामयाब तरीका है, जो आए खुद ही पकाए और खा पी कर चलता बने। यहाँ कौन सी परवाह है किसी को। लाउंज की आवाजें गुम हो चुकी थी। एक बार फिर सन्नाटा बोलने लगा। ओहो अम्मा क्या हो गया, छोड़े ना। सीमी और जेनी खसियानी सी हंसी। जब 20 बार आके पक्के पकाए खाते हैं तो एक बार आकर पका नहीं सकते क्या। आखिर को ये उनका अपना घर है। दांत कचकचा कर सुलगते लहजे में मैंने भी जवाब दे डाला। लो देखो बस ये ज़रफ़ है इनका। हाज़रीन महफिल को मेरी बात ने हक्का बक्का कर दिया, मगर बस 2-4 पल के लिए। फिर अम्मा की बढ़ती आवाज़ ने इस कैफियत से फौरन निकाल भी लिया। जाने आपा जान कहाँ थी इस वक्त। तुम्हारे बाप का दिया नहीं खाती मेरी बेटियाँ। खुदा का शुक्र है सब अपने घर बार वाले हैं। ये तो मेरा दम सलामत है जो 2 घड़ी आकर पूछ लेते हैं, वरना मुंह धो रखो बीबी, तुम पर तो कोई थूकेगा भी नहीं आकर। मेरी सास की कैंची को रोकना अब सबके बस से बाहर था। मैं किसी को अपने मुंह पर थूकने की इजाजत दूंगी भी नहीं। मैंने तेजी से कहा और जेनी का हाथ झटक कर कमरे में आ गई। कमरे में टीवी चल रहा था। तमाम छोटे बच्चे मेरे बेड पर चढ़े कार्टून देख रहे थे। मैंने अपने बच्चों समेत सबको कमरों से भगाया और औंधे मुंह बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। बाहर अब भी वही वावेला जारी था। जलती आंखें, भारी पपोटे, सूखे लब और दुखता सर। मेरी हालत राहत के मुकाबले में बहुत बदतर थी। मुझे दर्द शिकीका की शिकायत रहती थी और बकौल मुझे ये बीमारी भी मेरी सास की तरफ से तोहफतन बख्शी हुई थी, वरना शादी से पहले तो मैंने सर के दर्द का नाम तक न सुना था। आहा, मैंने बेकरार होकर दुखते सर को दाईं बाईं पटका। बुखार तो नहीं है। जब ही अपने नजदीक किसी की मेहरबान आवाज सुनाई दी। मैंने सूजी आंखें खोलकर बामुश्किल देखा। साइम बिस्तर पर बिल्कुल मेरे पास बैठे थे। मेरा हाथ उनके हाथ में था। पास ही सीमी खड़ी थी, परेशान और पशेमान। मुझे गुज़िश्ता रात का तमाम माजरा फौरन याद आ गया और अम्मा के वो कलमात भी जो मेरी शान में देर तक बोलती रही थी। मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर कनपटियों की तरफ बह निकले। चलो बस करो, कोई नहीं, सब खैर है। साइम की भारी आवाज सरगोशी की सूरत मेरे जलते दिल पर भाई रख रही थी। जब भी मेरे सर पर जैसे किसी ने फुहार सी बरसाई। एक ठंडा मुअत्तर सा जिस्म, जान का महका एहसास, दिमाग की एक एक रग में सुकून उतरने लगा। किसी की मुलायम पोरें बहुत नरमी से मेरा सर गुदगुदा रही थी। ये यकीनन सीमी थी जो मेरे सर में जड़ी बूटियों से बने खालिस तेल की मालिश कर रही थी। जाने कितनी देर गुजर गई। उसके हाथ मेरी कनपट्टियां, भवें, पेशानी और सर सहला रहे थे। रफ्ता रफ्ता जब दर्द का असर ज़ायल होने लगा और तबीयत की बहाली के आसार मेरे चेहरे पर नजर आने लगे, तब उसने धीरे से मुझे पुकारा। भाभी। मैंने नम आंखें खोलकर उसे देखा। भाभी, अम्मी ने कल आपको जो कुछ भी कहा इसमें इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं वो इतनी कड़वी क्यों है। हालांकि मेरी माँ है, मगर मैं जानती हूँ इंसान के सारे अमाल पर उसकी जुबान पानी फेर देती है। उनका तर्ज अमल गलत है। इस तरह तो दूसरों के दिलों में मोहब्बत और जगह बनने की बजाय नफरत और बेजारी पैदा हो जाती है। मैं चुपचाप उसका नादम लहजा सुन रही थी। वो धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। उन्होंने भी जवानी में बहुत कड़ा वक्त देखा है। उम्र के हिस्से में पहुँचते पहुँचते उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। वह मजबूर हैं। उनकी आदतें इतनी पुख्ता हैं कि उन्हें इस तरह से बोलकर या बहस करके बदला नहीं जा सकता। उन्हें बर्दाश्त करके सिवा कोई चारा नहीं, चाहे हम उनकी उम्र को जाते जाते उन्हीं की तरह तलख हो जाएं। बात बेबात और जगह बेजगह दूसरों को बेइज्जत करने लगे। तुर्शी से जवाब देते हुए मैंने अपनी नंद को देखा। अल्लाह ना करे भाभी, आप में, मुझ में और उनमें यही तो फर्क है। आप तो पढ़ी लिखी बाशाऊर औरत हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे हाथ और जुबान से दूसरे लोगों को महफूज रखे। आमीन। हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं। वो मेरी सगी माँ है भाभी। मैं चाहकर भी उनको बुरा भला नहीं कह सकती। फिर भी उनकी बातों से आपका दिल दुखा। मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। उसका हाथ थाम कर मैंने लबों से लगाया था। भाई की शादी बखैर खूबी अंजाम पाई, मगर मुश्किल से बारात वाले दिन अम्मा पोर्च में पानी की वजह से स्लिप हो गई। हम सब तकरीब के लिए निकल ही रहे थे। मेरी तो जान निकल गई। हाल की बजाय अस्पताल भागना पड़ा और जब पता चला रात यहीं रुकना होगा तो दिल खून के आंसू रो दिया। मगर भला हो मेरे ससुराल वालों का। खानदान भरा पूरा हो तो मसले मसाइल तो होते हैं, मगर दिलों में मैल ना हो तो फिर यही लोग काम भी बहुत आते हैं। आधे घंटे के अंदर सभी अस्पताल पहुंच गए। मुझे और साइम को शादी में रवाना कर दिया। मेरा बारात के साथ अम्मी के घर वापस जाने का इरादा था।
اس میں رکھنا پڑ گیا۔ مجھے بھی اپنی ساس کے ہاسپٹلائز ہونے کے بعد یہ بات کچھ مناسب نہ لگی میں امی کے یہاں رک جاؤں۔ اماں ایک دن رک کر گھر آ گئیں۔ اللہ کا شکر تھا فریکچر نہیں ہوا، معمولی خراشیں اور ٹکنے پر ذرا سی سوزش تھی، فی الحال وہ چلنے سے قاصر تھی۔ میں نے بھی تمام باتیں بھلا کر ان کی خدمت کی، جواباً انہوں نے بھی مایوس نہیں کیا۔ سچ ہی تھا، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے کسی نہ کسی دن مل ہی جاتا ہے۔ دنیا میں نہ بھی ملے تو اللہ کے یہاں تو ضرور ہی ملے گا۔ ہاں یہ ہوا کہ گھر میں مستقل مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بھاگم دوڑی میں ولیمہ اٹینڈ کیا، جس کا کئی دن ملال رہا۔ کیونکہ میرے بعد گھر کی پہلی شادی تھی تو ظاہر ہے اس لحاظ سے تیاریاں بھی خاص تھیں اور جوش و خروش بھی دید نہیں۔ خیر اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یہی سوچ کر گھر کے کام دھندوں میں لگ گئی اور بھائی کی شادی کے بعد کافی دن میکے کا رخ نہیں گیا۔ امی نے خاصا اہتمام کر ڈالا، تمام چیزیں خود ہی بنائی تھیں۔ میری اور کوئی بہن نہیں تھی جو ان کا ہاتھ بٹھاتی، اس لیے ایک حد تک میری نئی نویلی بھاوج یعنی ماہا نے ہی ان کا ساتھ دیا۔ امی نے فی الحال اس سے صرف کھیر ہی پکوائی تھی، پہلی بار تھا، پتہ نہیں اتنے مہمانوں کا کھانا ٹھیک سے پکا پاتی یا نہیں، اس لیے میں نے خود ہی سب کر لیا۔ رات میں کام سمیٹنے کے بعد وہ تھکی سی مجھے بتا رہی تھی، اچھا سب گھر کے طور طریقوں میں فرق ہوتا ہے، جب تک وہ یہاں سب کی پسند ناپسند کو ٹھیک سے جان نہ لے ہیلپ کر دیا کریں، لیٹ جائیں، میں تلوے اور ریڑھیوں پر مساج کر دوں، بہت آرام آئے گا۔ امی نے سر ہلایا۔ ویسے میں نے محسوس کیا اس میں احساس ذمہ داری ذرا کم ہی ہے، جہاں کچھ کھاتی پیتی ہے کپ اور پلیٹیں فوراً اٹھا کر نہیں رکھتی، روز رات کو گھنٹوں اپنی ماں اور بہنوں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی ہے۔ امی خالصتاً ساس کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ میں مسکرا دی، ارے امی یہ شروع کے دن ایسے ہی ہوتے ہیں، بے پرواہ بے فکر مگن، ذمہ داری پڑے گی تو سمجھ جائے گی۔ آئے ہائے یہ چاولوں کا کیا حشر کر دیا؟ امی کی تیز آواز پر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ امی وہ گھر سے فون آ گیا تھا تو میرا دھیان ادھر لگ گیا، تو گھر سے فون کرنے والوں کو کہہ دیتی 2 منٹ بعد فون کرنا، ایسی کون سی اہم بات تھی جو اسی وقت؟ میں کھانا بھول کر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت ایک مکمل ساس کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ کہیں سے بھی وہ مشفق ماں نہیں لگ رہی تھی جو ہمیشہ سسرال کے معاملات کو سہل انداز میں نپٹانے میں میری رہنمائی کرتی تھی۔ بس امی خیال ہی نہیں رہا، وہ سر جھکا کر بولی، تو خیال رکھا کرو نا، اگر ایسے ہی بے خیالی میں رہی تو بس ہو گیا کام۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے مداخلت کرنی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے بس ذرا چپک گئے ہیں، میں نے سرسری انداز میں اپنایا۔ ارے رہنے دو تم تو، یہ تو روز کا معمول ہے، ایک بار بتائے دے رہی ہوں تمہیں، یہ جو لڑکیاں ہر وقت فون اور ٹی وی سے چپکی رہتی ہیں نا، وہ جن کے ہر روز میکے کے چکر لگتے ہیں، یہ گھر ہستی نہیں کر سکتی۔ دھیمی آواز لیکن تنزیہ لہجہ۔ امی، میں نے بے اختیار انہیں ٹوکا۔ ٹیبل پر میرے ابو اور دونوں بھائیوں کے ساتھ سائم بھی موجود تھے، ان کے سامنے ماہا کو اس طرح کہنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ ماہا چاولوں سے کھیل رہی تھی مگر میں جانتی تھی وہ در پردہ اپنے آنسو پینے میں مشغول ہے۔ مجھے اس وقت اس میں اور خود میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ سالوں پہلے کا منظر پھر سے جی اٹھا تھا، فرق صرف یہ تھا یہ میرا میکا تھا اور وہ سسرال۔ امی کے رویے سے مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہونے لگی اور میرے دل میں ایک خیال نے سر اٹھایا، اپنے میکے میں مجھے وہی کردار ادا کرنا تھا جو میرے سسرال میں میری نندیں ادا کر رہی تھیں۔ گھروں کو جوڑے رکھنے کے لیے، رشتوں میں بھرم اور محبت قائم رکھنے کے لیے مجھے وہی شرمندگی اور خفت کی گھٹڑی اٹھانی تھی جو ایک عرصے سے میری نندوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اپنے میکے میں جنم لینے والے سسرالی رشتوں سے محبت اور عزت وصولنے کے لیے مجھے بھی عزت دینی اور محبت بانٹنی تھی اور کسی اور کے نہیں، اپنی سگی ماں کے لگائے زخموں کا مداوع کرنا تھا جس حد تک ممکن ہوتا۔ میں کھانے کے بعد کچن میں آئی، ماہا دروازے کی طرف پشت کر کے سنک کے آگے کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی وہ رو رہی تھی، میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس سے کیا کہنا تھا، اس کے آنسوؤں کو ہنسی میں بدل کر اس کے دل کا بوجھ کیسے بانٹنا تھا۔ میں نے پیچھے سے جا کر دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خواتین و حضرات، بعض سسرالی رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں برداشت کر لیں تو یہ آپ کا مان بن جاتے ہیں، اور اگر برداشت نہ کریں تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی کہانی آپ کے لیے رہنمائی ثابت ہوگی اور کہانی سے آپ کو سبق حاصل ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل آئی سٹوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔